सिटी हलचल किस तरीके से मुद्दों पर नज़र रखता है, इसके बारे में अगर आपको एक सबूत चाहिए तो हम आपसे कहेंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनिए। हमने पिछले हफ्ते एनसीसी पर एनसीसी के लिए ब्रिगेडियर नवीन के साथ डिस्कशन किया था और बताया था एनसीसी क्यों इम्पोर्टेंट है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के ज़रिए एनसीसी पर विचार रखे। हमने पिछले हफ्ते एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी बीएसए आशा चौधरी से कि जिन लोगों ने गरीब बच्चों की लाइब्रेरी ध्वस्त की है उस पर कार्रवाई कीजिए। अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। अलबत्ता दिल की बात, मन की बात में प्रधानमंत्री के संबोधन में और देखने को मिली। और पुस्तकालय का क्या महत्व है ये बीएसए, सीडीओ, डीएम और तमाम शिक्षा के अधिकारियों को सुननी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक लाइब्रेरी को ध्वस्त करता है तो वो समझिए वो किसी भी तरीके से जघन्य है, अपराध से कम नहीं है। इस पर प्राइम बुलेटिन के संडे स्पेशल में चर्चा होगी, लेकिन हम अभी आपको किस्सा कुर्सी का एक वाकया दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए वर्तमान राजनीति पर कटाक्ष किए गए। जनता की सेवा से ज़्यादा कुर्सी महत्वपूर्ण है, इसलिए जनता बेबस है और जनता की इस बेबसी पर जब हम अटल सभागार में पहुँचे तो हमने देखा कैसे टोपी और कुर्सी के खेल ने एक बार फिर राजनीति की असलियत सामने रखी है। और इस राजनीति की असलियत को देखने के लिए महापौर तो पहले ही चले गए थे, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण वशिष्ठ और हस्तिनापुर के पूर्व विधायक प्रभुदयाल वाल्मीकि के अलावा उपटा के पुराने लोग भी बैठे हुए थे, जिनमें शशिनंदन वत्स थे, कुसुम वत्स थी, भारत भूषण शर्मा थे और 85 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा का किस्सा कुर्सी के में अद्भुत नाट्य संयोजन था। आप ये पूरा नाटक देखिए, हमें दीजिए रात 9 बजे तक के लिए इजाज़त और फिर तैयार रहिए संडे स्पेशल के लिए, संडे स्पेशल की चर्चा के लिए। हम मिलते हैं रात 9 बजे और आप देखिए ये नाटक। अटल प्रेक्षागृह में संस्कार भारती द्वारा और उपटा द्वारा संयुक्त कार्यक्रम पेश किए गए, जिसमें पहली सीरीज में किस्सा कुर्सी का दिखाया गया और हमने मेयर हरिकांत अहलूवालिया और संस्कार भारती के अध्यक्ष मयंक गुप्ता से भी बात की। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए जहां एक तरफ पॉलिटिकल सिस्टम पर कटाक्ष किया गया, वहीं नए कलाकारों ने बताया कि अगर सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ती रहेंगी तो मेरठ का कलाकारों का मंच हमेशा सस्ता रहेगा। आप ये किस्सा कुर्सी का नाटक देखिए और मेरे सहयोगी सचिन और संजय को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को बचाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। आप देखिए नाटक। बहुत सारे आदमी खड़े हैं, वैसे आप लोग चाहें तो मैं एक काम कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अरे आप लोग चाहें तो इन कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। चुप रहो, चिल्लाओ मत। ये बड़ी कुर्सी है, इस पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो इसका त्याग कर सके। मुझे तो कुर्सी की इच्छा ही नहीं। मैं तो जनसेवक हूँ, जनसेवा ही मेरा परम धर्म है। मुझे तो पावर की कभी भूख ही नहीं रही। मैं इन कुर्सियों का क्या करूँगा? हुजूर, कुर्सी की दरकार तो हमने भी कभी नहीं की, लेकिन कभी कभी कुर्सी का ख्वाब देख जरूर है। बड़े मियाँ, आपका ये ख्वाब एक दिन जरूर पूरा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे महाराज, ये सब सही कह रहे हैं। आपको इस कुर्सी पर बैठना ही होगा। आप इस कुर्सी पर बैठकर कितने सुंदर लगोगे महाराज, कितने सुंदर लगोगे। सुंदर? अरे सुंदर तो आप लग रहे हैं। आपकी मनोरम हाथ और ये सर भाई वाकई सुंदर लग रहा है। वाह। अरे भाई, राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है।
साहब, राजनीति में सब कुछ चलता रहता है, ये भी सब कुछ। हाँ भाई। हाँ, मक्खन सिंह, क्या आप भी इस कुर्सी पर बैठना चाहते हो? नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। अब तो इस कुर्सी के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं तो आपका सेवक बनना चाहता हूँ महाराज, सेवक, वो भी सदा के लिए। अरे उठो मक्खन सिंह, उठो। वैसे चाहो तो इस कुर्सी पर बैठ सकते हो, लेकिन याद रहे ये कुर्सी जनता की है और तुम केवल एक जनसेवक हो। महाराजा धीराज की जय हो। हम सब आपके सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। आज का डूबता सूरज गवाह है कि हम जान देकर भी इस सेवा भावना को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हम कसम खाते हैं कि इस देश के गौरव और गरिमा की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। अरे जोर से बोलो, जोर से नारा लगाना हम सबका परम कर्तव्य है। भैया जागरण नहीं है, क्योंकि उन नारों के बिना ना तो देश आगे बढ़ सकता है और ना हम जनता के सच्चे सेवक कहला सकते हैं। यही सच है। हम सब एक हैं। जननी जन्मभूमि की जय हो। अमर शहीदों की जय हो। साथियों, ये जो नारे मैंने आपको दिए हैं प्रजातंत्र के लिए बहुत आवश्यक माने गए। आप जैसे भी हो, चाहे रात भर जागकर इसे ही इन नारों को कंठस्थ कर लें, क्योंकि इन नारों के बिना न तो देश आगे बढ़ सकता है और न हम जनता के सच्चे सेवक कहला सकते हैं। यही सच है। हम सब कल भी आपको ये नारे याद करके सुना देंगे। आपकी जय हो। हत्यारा है, हत्यारा। नारियों पर ये अत्याचार नहीं, तो इंसान नहीं, कुर्सी पर बैठा पत्थर का मुद्दा बुद्ध। नादा लड़की कौन है तू जो उन पर इस तरह लांछन लगा रही है? लांछन? तेरे इस राज्य में लांछन की सिवा है ही क्या? काश काश तू नारी होता तो एक नारी का दर्द समझता। बात क्या है? कुछ लड़कों ने मेरे घर में घुसकर मेरी आंखों के सामने मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर दी। उसके बाद उस अत्याचारी ने मेरे साथ बलात्कार किया। महाराज ये झूठ है। झूठ? क्या झूठ है? ये बलात्कार की परंपरा के विरुद्ध है। अरे क्या विरुद्ध है? अरे यही महाराज कि रोज होने वाली घटनाओं में हत्या हमेशा बलात्कार के बाद होती है, पहले नहीं। हत्या के बाद तो हत्यारा भागने की सोचता है, बलात्कार की नहीं। अरे चुप रहो, तुम बताओ सच क्या है? महाराज, मैं एक अभिनव नौकर हूँ, भला सच कैसे बोल सकता हूँ? अरे सच बोलो। यानी कि एक शासक का बेटा। मैं बाहर जाकर चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि शासक का बेटा हत्यारा है, शासक का बेटा बलात्कारी है। देखी, रुको, जरा सोच लो, बाहर जाकर चिल्लाने से तुम बदनाम हो जाओ। क्या करते हो? चुप रहकर भी मुझे क्या मिलेगा? और वैसे भी अब मेरे पास रह ही क्या गया है?
सब कुछ है। अगर महाराज की कृपा हो जाए तो तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है। इज्जत, रुतबा, सुख, संपत्ति, सब कुछ हो सकता है। सोच लो, कल तक उत्तर दे देना, तब तक दरबार में ये कुर्सी तुम्हारे लिए खाली रहेगी। क्या तुम एक कुर्सी से नारी की इज्जत का दाम चुकाना चाहते हो? नहीं नाना लड़की, नहीं नाना लड़की, मैं इस मंत्री की कुर्सी पर बैठाकर तुम्हारी इज्जत बचाना चाहता हूँ। अरे कोई कितना भी बेइज्जत क्यों ना हो, मंत्री की कुर्सी पर बैठते ही इज्जतदार आदमी बन जाता है। लोग विश्वास भूल जाते हैं, वो गांधी और सुभाष की परंपरा में आ जाता है। यकीन न हो तो आजमा कर देखो। क्या सचमुच पीछे का इतिहास भूल जाता है? यदि ऐसा है तो मैं इस कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। वैसे भी मुझे तो अपनी इज्जत बचानी है। मैं इस कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। ठीक है। पिछले कई महीनों से गंदगी और बदबू बढ़ती ही जा रही है। कई सफाई अभियान सप्ताह भी बीच में गुजर गए और अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। टैक्स तो बढ़ गया और सफाई आज तक नहीं हुई। कृपया ध्यान दें। कहिए मियाँ शराफत अली जी। जी हुजूर। ये सफाई विभाग तो आपके पास है ना? सुना आपने? जी सुना, लेकिन हुजूर इसमें कसूर मेरा नहीं, परिवार विभाग का है। मेरा? यदि मेरा महकमा आपका और कसूर मेरा। भाई वाह। हाँ, महकमा मेरा और कसूर आपका। कैसे? वो यूं कि मैंने 1 महीने पहले कन्नौज की एक फर्म को, परफ्यूम वाली फर्म को 50,000 सेंट की बोतलों का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन आपके विभाग ने एक भी मालगाड़ी हमें नहीं दिलवाई। सेंट की बोतलें? जी हुजूर, हमारे विभाग की एक अहम मीटिंग में गलियों की बदबू को दूर करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका ये माना गया कि रोजाना गलियों में सेंट छिड़कवा दिया जाए। इससे बदबू की समस्या हमेशा को खत्म हो जाएगी। वाह, क्या आइडिया है। खुशबू भी फैल जाएगी और बदबू भी चली जाएगी, यानी एक दिन से 2 शिकार। वाह। अरे शुक्रिया हुजूर। हुजूर कुत्ता की माँ इजाजत हो तो 2-4 सेंट की बोतलें महल में भिजवा दूं। असली कन्नौज का है। जी नहीं, मैं जनता का पैसा नहीं ले सकता। और आप फिर अरे दरबार में इस तरह की बातें करते हैं। कुत्ता की माँ हुजूर, मैं आपका इशारा समझ गया। पंडित जी, आपको शर्म क्यों आ रही है? पढ़िए। लिखा है, देश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। हरे बाजार में उन्हें छेड़ा जाता है। घरों में लड़कियां डरी सेठी रहती हैं। खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सताया जाता है। कुछ ऐसा कीजिए कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस। मक्खन सिंह जी, ये सुरक्षा विभाग तो आपके पास है ना? ये क्या हो रहा है? महाराज, मुझे तो बस एक ही बात का आश्चर्य है कि ये पत्र आखिर दरबार तक कैसे पहुंच गया। ये किसके नाम से है? जरा उसका नाम भी बता दीजिए। अरे नाम जानकर क्या करेंगे आप? महाराज, सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। वो कैसे प्रबंध है? महाराज, मैंने प्रत्येक पुलिसकर्मी को यह आदेश दे रखा है कि वो किसी का भी मुंह न खुलने दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई शिकायत आपके दरबार तक पहुंचे और आपको कष्ट हो। महाराज, तुम वास्तविक सुरक्षा मंत्री। पिछले दिनों इठौर के पास एक सरकारी बस के ब्रेक फेल हो जाने से या ड्राइवर के शराब पीने से, भगवान जाने या परिवहन विभाग जाने से, बस से शराब में घुस गई और उसमें बैठे 52 यात्री घटनास्थल पर ही मारे गए।
यह घटना मेरी आंखों के सामने घटी है, लेकिन जब मैंने रेडियो पर यह खबर सुनी तो दंग रह गया। उसमें बताया गया था कि बस में बैठे 3 यात्री मर गए और शेष को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तथा घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस तरह का सफेद झूठ क्यों? क्या इससे भी कोई 5 वर्षीय योजना पूरी होगी? कृपया बताएं। पंडित जी, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय तो आपके पास है, क्या हो? महाराज, मंत्रालय तो ये मेरे पास ही है, लेकिन इसका कामकाज आपके घर से होता है। मैं तो नाम का मंत्री हूँ जी। ठीक है। वैसे सच तो सच ही होता है महाराज, लेकिन सच को दबा झूठ बनाने के लिए तो विभाग खोला गया है। तुम ठीक कह रहे हो। आइए कात्यायनी कबीर साहिबा, आप हमसे क्यों मिलना चाहती थी? बताइए। महाराज, मुझे खेद है कि आपको ऐसे में कष्ट दे रही हूँ, लेकिन बात भी कुछ ऐसी है कि मुझे खुद सच्चाई की तस्दीक करने के लिए यहाँ आना पड़ा। तुम पत्रकार हो, सुंदर होने के साथ साथ जैन भी हो। हमें बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। पूछो, जो पूछना है पूछो। अभी कुछ दिनों पहले आपके इस राज्य में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था और कुछ अत्याचारी गुंडों ने उसके पिता की भी हत्या कर दी थी। वह बेचारी न्याय के लिए दर भटकती रही, लेकिन उसे कहीं न्याय नहीं मिला। फिर सुना है कि वह आपके पास भी आई थी। क्या हुआ उसका? हमें बहुत खुशी है कि आप महिलाओं के लिए बड़ी फिक्रमंद है, लेकिन जिस महिला का आप जिक्र कर रही हैं और जिस पर अत्याचार होने की बात आप कर रही हैं और जिसकी तहकीकात करने के लिए आप आई हैं, वो महिला तो हमारे मंत्रिमंडल में सम्मानित मंत्री हैं। ये सारी अफवाहें और सारे आरोप झूठ हैं, मिथ्या हैं। आप इनसे खुद जान लीजिए। बताइए। माननीय नानाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैडम, मुझे तो विरोधी दलों ने प्रलोभन देकर इनके खिलाफ भड़काया था, लेकिन जब मैं इनसे मिली तो इनकी सज्जनता और सहजता देखकर मैं तो गदगद हो गई। और तो और इन्होंने मुझे अपने मंत्री परिषद में शामिल किया और मुझे मंत्री पद भी दिया। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, दोबारा तहकीकात कीजिए। अब तो आपको सच और षड्यंत्र का पता लग गया ना। परंतु किंतु छोड़िए कात्यायनी जी, समय के साथ चलकर अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दीजिए। समझे नहीं? अरे इसमें समझना क्या है? तो आप मैं समझाती हूँ। आप इधर आइए, इधर आइए। आप कुछ करना है। सोच दो, तुम्हें वो सब मिल सकता है जो इन्होंने बताया है, और भी कुछ मिलेगा। बताओ। जी, प्रस्ताव तो ठीक है आपका, परंतु मुझे करना क्या होगा? अरे ये करना क्या है? वही करती रहिए जो आप अब तक करती रही हैं। सिर्फ सच बोलने का अंदाज पूरा बदलना पड़ेगा। शराब बदली, तुमको समझाइए। मोहतरमा, आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमारे महाराज जो भी काम करते हैं जनता की भलाई का ही करते हैं, और ये जो भी बोलते हैं वही सच होता है। ये बात अच्छी तरह आप अपने दिमाग में बिठा लें और सच को पेश करने का अंदाज बदल दें। जिनके पास नौकरी नहीं है, सरकारी दफ्तरों में खुद जाके देखो, रिश्वतखोरी खुलेआम चलती है। ये जितने भी भ्रष्टाचारी बैठे हैं सब ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। वाह भाई वाह, क्या सरकार है। पातीराम, जरा जबान संभाल कर, वरना। मक्खन सिंह, रहने दो, इसके अंदर का गुबार निकल जाने दो। सालों की हालात के बारे में जानते हैं।
आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। अरे महंगाई को देखो, आसमान छू रही है। कुछ समय पहले देश में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, से निपटने के लिए क्या किया सरकार ने? अरे कुछ नहीं किया कि आप और आपके मंत्री तो 5 स्टार होटल और रिसोर्ट में बस रंगरलियां मनाते। अरे पातीराम जी, आप बताइए, आप चाहते क्या है? एक क्रांति, संपूर्ण परिवर्तन। मैं तो कहता हूँ पातीराम जी, अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करें तो समाज में संपूर्ण परिवर्तन अपने आप होता है। हाँ जी हाँ, आप इस कुर्सी पर बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो मैं इस कुर्सी पर ही बैठ जाऊंगा, पर इससे मेरे इरादे नहीं बदलेंगे। लेकिन क्या है कि छोटे लोगों का नेता बनना बड़ा दुखदायी होता है। इसमें आदमी बुरी तरह थक जाता है। सो तो है, और फिर मौत का भय भी तो रहता है क्रांति का बीड़ा उठाने में। जानते हैं पातीराम जी, कोई भी क्रांतिकारी नेता आज तक सुख देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। भाई कहते हैं वो मरकर सीधा स्वर्ग चला जाता है। आपका क्या ख्याल है? जी थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ, लेवा, पानी। पातीराम जी, अगर आपको प्रतिदिन इस दरबार में इसी कुर्सी पर बैठने को मिल जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो मैं बहुत थक चुका हूं इस क्रांति से और भूखी भीड़ से। क्या ऐसा सच में हो सकता है? अरे पातीराम जी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अब आप अपने आदमियों से कहिए कि वो चुपचाप यहाँ से चले जाए, क्योंकि मुझे शोर शराबे से सख्त नफरत है। बिल्कुल हुजूर, वादा करता हूँ आज से यहाँ कोई शोर नहीं होगा। अरे इन्हें मैं हड्डी हटा के आता हूँ, ये तो सब अपने ही लोग हैं।